तो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें कि हम सभी लोग बात करने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। थोड़ा सा नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें कि सबसे पहले हमने पावर शेयरिंग से जुड़े हुए सभी कंटेंट पे चर्चा किया। सेकेंड एस्पेक्ट में हमने केस स्टडी ऑफ बेल्जियम देखा। थर्ड एस्पेक्ट में केस स्टडी ऑफ श्रीलंका देखा। और आज हम उन दोनों देशों के डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले एथनिक कंपोजिशन यानी कि लिंग्विस्टिक आधार पे या रिलीजियस ग्रुप के कंपोजिशन के आधार पे जो हमने डाइवर्सिटीज दोनों देशों की देखी, उन दोनों देशों ने अपनी डाइवर्सिटी में या अपनी पूरी व्यवस्था में पावर को शेयरिंग करने का जो सिस्टम निकाला या फिर उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो कदम उठाए, जो इनिशिएट लिए, वो क्या थे। अर्थात पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को वहां की गवर्नमेंट ने या वहां उस देश ने कैसे मेंटेन किया, इन सभी बिंदुओं पे बिंदुवार तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रीलंका से संबंधित। तो श्रीलंका ने किस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया और किस तरीके से अपने यहाँ के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को मेंटेन किया, या फिर उनके इस कदम के द्वारा वहां का क्या आउटकम देखने को मिला। तो दोनों देशों की बारी बारी से हम देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका ने जिस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया अपने यहाँ पे, उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। और इसके पहले एक नजर डालते हैं कंप्लीट जो एस्पेक्ट, कंप्लीट सिनेरियो जो हम लोग अब तक जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे पावर शेयरिंग से संबंधित जितने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखा केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। उसके बाद हमने कल वाले सेशन में देखा था केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजोरिटेरियनिज्म से संबंधित सभी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पे, यानी कि ये हमारा अब तक का जितना भी लेक्चर हुआ है उसका एक कंप्लीट छोटा सा रिकैप्चुलेशन है कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने दोनों देशों के केस स्टडी को पढ़ रहे हैं क्योंकि यही दोनों देशों के माध्यम से हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी होता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी से देंगे। तो चारों के आज जो हमारा फोर्थ लेक्चर है, इसके माध्यम से हम लोग श्रीलंका ने अपने यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को, अपने यहाँ के वेरिएशंस को, डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करें श्रीलंका ने किस इनिशिएट को, किस पॉलिसीज को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया, तो वो पॉलिसी थी मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद। यानी कि ये एक प्रकार से आइज्म लगा हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी में क्या क्या एस्पेक्ट थे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटी ये कहा जाता है कि किसी भी देश में जो रूल करने की जो योग्यता होती है वो हमेशा वहां की मेजर जो कम्युनिटी होती है, जो मेजोरिटी वाली जो कम्युनिटी होती है, उसी के पास होनी चाहिए और उसी को उस देश में रूल करना चाहिए। अर्थात लिखा है कि एक ऐसा मानना है मेजोरिटेरियनिज्म के माध्यम से कि मेजोरिटी कम्युनिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री। किसी देश में शासन करने के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी ही क्या होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए रूल करने के लिए, चाहे जो जैसे भी हो। और इसको करते समय देखिए, भले ही डिसरिगार्डिंग करना पड़े द विशेस एंड द नीड ऑफ द माइनॉरिटी, आप भले ही ऐसा करते समय आप माइनॉरिटी के विशेष को, माइनॉरिटी के कंसर्न को, उनके नीड को भले ही डिसरिगार्ड कर दें, लेकिन किसी देश में हमेशा मेजोरिटी वाली जो कम्युनिटी है वही योग्य करने के लिए, वही शासन करने के योग्य होती है, होनी चाहिए। ऐसा मानना है मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी के माध्यम से कि किसी देश में जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है वही शुड बी एबल टू रूल होनी चाहिए, वही शासन करने के योग्य होनी चाहिए, वही योग्य होती है। तो ये रही डेफिनेशन मेजोरिटेरियनिज्म की। उसके अंतर्गत हम शुरू करते हैं अपने एस्पेक्ट को। कहा गया कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो भी गुलाम था अंग्रेजों का। तो भारत 1947 और ये आपका 1948 में आपका इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंसी के बाद द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटीज sought to secure dominance over government by virtue of their majority। कह रहा है कि आजादी के ठीक बाद, क्योंकि मेजोरिटी में कौन है, सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और इसलिए आजादी के बाद से ही sought to secure डोमिनेंस, अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, मेंटेन करने के लिए सिन्हाला कम्युनिटी का एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक्टिव थी
कि हम अधिक हैं तो हमारा क्या हो, डोमिनेंस हो, प्रभुत्व हो, हमारा ही शासन हो, पूरी व्यवस्था हमारी हो। तो वही कह रहा है कि द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance। वो क्या करना चाह रहे थे, अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते थे, अपना शासन व्यवस्था पूरी अपने तरीके से मेंटेन करना चाहते थे। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कि श्रीलंका में किस आइडियोलॉजी को या किस इनिशिएट को उठाया गया, तो वो इनिशिएट था मेजोरिटेरिज्म। और मेजोरिटेरिज्म के अंतर्गत हमने देखा कि क्या है कि एक ऐसा विश्वास माना जाता है, एक ऐसी चीज जिसमें ये माना जाता है कि जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है वही शुड बी एबल टू रूल होनी चाहिए, वही शासन के योग्य होती है, चाहे भले ही ऐसा करते समय आप माइनॉरिटी के नीड को, कंसर्न को, उनके विशेष को डिसरिगार्ड कर रहे हो। दूसरी चीज आपका जो शुरू होता है श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका 1948 में आजाद होता है और आजादी के बाद से ही वहां के जो लीडर थे अपने डोमिनेंस को सिक्योर करने का क्या शुरू कर चुके थे, प्रयास कर चुके थे। तो हम जानते हैं श्रीलंका में आपका मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। अगले और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की बात करें तो हमारा जो अगला एस्पेक्ट है वो उस एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे आजादी के बाद से ही सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग हैं अपनी सुप्रीमेसी को कैसे स्टेब्लिश करने का लगातार प्रयास आपका शुरू कर चुके थे। तो क्या क्या स्टेप्स उसके बाद लिए गए, क्योंकि उनको अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करना है। इसके लिए जो अपने स्टेब्लिश क्या बोलते हैं, सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए क्या क्या थे, इसके अंतर्गत 1956 में 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत सिन्हाला को रिकॉग्नाइज किया गया द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। चूंकि हम जानते हैं कि दो भाषाएं मुख्य रूप से वहां पे है, एक सिन्हाला लैंग्वेज और एक तमिल लैंग्वेज। आजादी के बाद 1956 में एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत आपकी सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। और इस तरीके से तमिल लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने लगातार इस चीज को फॉलो किया, क्या, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को, जिसमें कि वो फेवर करती थी क्या, सिन्हाला के एप्लीकेंट्स को, उसके अभ्यर्थियों को, किसके लिए, फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। इसके बाद जो अगला कदम उठाया गया सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए क्या कि वो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स थे, जितने भी यूनिवर्सिटी की पोजीशंस थी, उन सभी में सिन्हाला के जो एप्लीकेंट्स थे उन सभी को प्रेफर करने के, मतलब उन्हीं को प्रेफर किया जाता था और उनको फेवर करके ऐसी पॉलिसी बनाई जाती थी जिससे कि गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटी पोजीशन हो, इन सभी में सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही क्या हो, फायदा हो। इसके बाद अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक ऐसा संविधान स्टिपुलेट करने का प्रयास किया गया कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट, स्टेट मतलब एक देश, मतलब श्रीलंका की बात की जा रही है कि खुद प्रोटेक्ट करे किसको और फोस्टर करे बुद्धिज्म को। चूंकि सिन्हाला कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और चूंकि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए सिन्हाला गवर्नमेंट ने एक ऐसे, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं ऐसे संविधान को तैयार कर रहे हैं या कर दिए जो इसमें कि स्टेट खुद बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेगा या बौद्ध धर्म को प्रमोट करेगा। और ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स, ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं मेजर्स, कमिंग वन आफ्टर द अदर, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। ये आप कीवर्ड से याद रखिएगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन। ये जितने भी स्टेप्स, ये सभी स्टेप जो आप देख पा रहे होंगे, इन सभी स्टेप्स को उठाने के पश्चात जो तमिल थे वो अपने आप को डिसरिगार्ड और अलगाव की स्थिति में महसूस करने लगे कि लगातार उनके साथ क्या हो रहा है, डिसरिगार्डिंग, उनकी सभी विश को, नीड को, कंसर्न को, उनकी सभी इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशन को डिसरिगार्ड किया जा रहा है सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा, चाहे वो इस रूप में हो, चाहे इस रूप में हो, चाहे इस रूप में हो। तो वो अपने आप को अलग बिलग या अलगाव उसी देश में महसूस करने लगे। कौन, तमिलियंस, क्योंकि लगातार हर चीज में जो है सिन्हाला गवर्नमेंट को ही, सिन्हाला कम्युनिटी को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा हुआ है। इसके बाद क्या एक्टिविटी होती है, इसके बाद एज ए रिजल्ट क्या आता है कि आपका दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और जल्द ही वो लोग इस चीज को महसूस करने लगे क्या कि जो मेजर पॉलिसीज बन रही हैं, जितने भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लीड की जा रही है बुद्धिस्ट के द्वारा या फिर सिन्हाला लीडर्स के द्वारा, उन सभी के अंदर देयर आर नो टाइप्स ऑफ सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर।
उसमें से कोई भी उनके लिए सेंसिटिव नहीं है किस चीज को लेकर, चाहे उनकी लैंग्वेज हो चाहे उनका कल्चर हो। उसमें मतलब ये कहने का प्रयास कर रहा है कि वो महसूस किए कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करती हैं या फिर जो सिन्हाला लीडर्स हैं, उन सब के अंदर कोई भी संवेदना नहीं है हमारे कल्चर को लेकर, हमारे लैंग्वेज को लेकर। इसके लिए दे फील्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और वो क्या महसूस करने लगे कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए लगातार जो हमारा संविधान मतलब जो संविधान बना हुआ है और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लगातार उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को देने से क्या कर रही हैं, मना कर रही हैं या नहीं दे रही हैं। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम, उनके साथ भेदभाव भी हो रहा है। गेटिंग जॉब्स को पाने में दिक्कत हो रही है। एंड देयर अपॉर्चुनिटी एंड दे इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, यानी इन सभी वे में उनके साथ क्या हो रहा है, डिसरिगार्ड उनको फील कराया जा रहा है। यानी कि जल्द ही जो तमिलियन थे, जो श्रीलंकन तमिल थे, एक प्रकार से बोल रहे जो तमिल 18% थे, वो अपने आप को फीलिंग ऑफ एलिनेशंस जो है महसूस करने लगे, यानी कि एलिनेट अपने आप को अलगाव की स्थिति में महसूस करने लगे, जिसके अंतर्गत वो जान गए कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी मेजर सोशल ग्रुप्स हैं या सिन्हाला लीडर्स हैं, उनके अंदर कोई भी सेंसिटिव नहीं है, कोई भी उनकी लैंग्वेज को लेके, उनके कल्चर को लेके या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो संविधान है, वो किसी भी तरीके से उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ चाहे गेटिंग जॉब्स हो या उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है या कोई अदर अपॉर्चुनिटी हो या फिर उनके इंटरेस्ट, हर चीज को इग्नोर किया जाने लगा तमिल्स के। तो अब द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, तो आने वाले वक्त में जल्दी मतलब स्थिति क्या हो रही है, तनाव की स्थिति बन रही है। तनाव की स्थिति दोनों के बीच में बन रही है क्योंकि इनके लगातार इंटरेस्ट को, नीड को, कंसर्न को डिसरिगार्ड किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए क्या रिस्पॉन्स करते हैं श्रीलंकन तमिल, जितने भी तमिल थे वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो Sri-Lankan Tamils launched parties and the struggles for the recognition of Tamil as the official language। जल्द ही वो इस सब चीजों के लिए पार्टीज या फिर आंदोलन या मार्च जो भी चीजें वो करना शुरू कर दिए, क्या कि उनकी लैंग्वेज को क्या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको रीजनल ऑटोनॉमी दे दिया जाए एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समता दे दिया जाए, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, चाहे वो जॉब की बात हो चाहे वो एजुकेशन की बात हो या किसी भी मुद्दे में उनको भी समानता का अधिकार मिले। एंड बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट तमिल एलम। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि तमिल एलम क्या होता है। एलम मतलब स्टेट होता है। अब जल्द ही जब उनको लगा कि जब आप अपने साथ हमको नहीं रखना चाहते हैं, आप हमको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को, नीड को, कंसर्न को आप डिनाई कर रहे हैं, तो ऐसा करिए ना कि जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त बनने लगी इन तमिल्स के साथ, वो जल्द ही डिमांड करने लगी कि हमको स्वतंत्र कर दो, हमको एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम दे दो, एक अलग राष्ट्र बना के दे दो, हम अपना वहां रह लेंगे, अपना रूल बना लेंगे, अपना रेगुलेशन बना लेंगे। विच इज द नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यानी श्रीलंका के नदर्न यानी उत्तरी और पूर्वी भाग में वो एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम बनाकर खुद की व्यवस्था को खुद से रेगुलेट करने के लिए लगातार डिमांड शुरू कर दी। कौन? तमिल्स। And the distrust between the two communities turned into widespread conflict, so it soon turned into a civil war। जिसकी वजह से आपको सिंपल सी बात है कि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा या इन सब चीजों को के प्रति कोई रिस्पांस नहीं दिया गया होगा। इसीलिए ये जो डिस्ट्रस्ट था, जो ये अविश्वास की व्यवस्था थी या दोनों कम्युनिटी के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जल्द ये कन्फ्लिक्ट वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया और इस पूरी स्थिति वहां की एक भयावह स्थिति में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट एज अ सिविल वार हमको देखने को मिल जाता है। अर्थात हम देख पा क्या रहे हैं कि एक कम्युनिटी को पावर दे दिया गया, एक कम्युनिटी को पावर नहीं दिया गया, यानी पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से सही ढंग से नहीं होता है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, डिस्प्यूट करने लगती हैं। फाइनली ये डिस्प्यूट वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट होता है और सिविल वार के रूप में, गृह युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अब तुम जान ही सकते हैं, अगर किसी देश में आंतरिक अशांति हो, व्यवस्थाएं बिल्कुल उथल पुथल के रूप में आ जाए, किसी दो कम्युनिटी में, चार कम्युनिटी में आपस में विद्रोह हो जाए, झगड़ा हो जाए और तो भी तमाम चीजें होने लगे, तो इसको हम सिविल वार, यानी देश के आंतरिक अशांति का माहौल क्रिएट हो जाए तो उसको हम सिविल वार बोलते हैं। और इस स्थिति की वजह से
हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को सही तरीके से न करने की वजह से, हर कम्युनिटी हर तबके को पावर सही तरीके से शेयर न करने की वजह से ये स्थिति श्रीलंका में डेवलप हो जाती है। आपका इसके बाद के एस्पेक्ट की बात करें तो आपका पावर शेयरिंग में जितना भी हमने पढ़ा, अब हमको अगले दिन से पढ़ना है आपका बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में पढ़ना है और बेल्जियम के हम देखेंगे कि बेल्जियम अपने यहाँ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या कदम उठाता है। एक बार रिकॉल करते हैं पूरे आज के पूरे इस सेशन को कि हमने क्या कैसे पढ़ा। हमने देख रहे हैं कि आपका श्रीलंका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। श्रीलंका ने अपने यहाँ किस पॉलिसी को फॉलो किया? मेजोरिटेरियनिज्म। और मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जहां पे ये माना जाए कि मेजर कम्युनिटी जो मेजोरिटी है वही शुड बी एबल टू रूल, वही योग्य हो क्या कि जो लोग अधिक संख्या में हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, वही शासन करने के योग्य है। जिसके लिए आप जानते हैं 1948 में श्रीलंका क्या होता है? आजाद होता है। और इसकी आजादी के बाद वहां पे चूंकि सिंहाला कम्युनिटी वाले क्या हैं? मेजर सोशल ग्रुप है, 74% आपको पता होगा। और ये तुरंत देखते हैं कि हम लोग मेजोरिटी में हम ही लोग ज्यादा हैं, तो इसके लिए अपनी सिंहाला सुप्रीमेसी को या अपनी पूरी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कि हम ही पूरी व्यवस्था को देखेंगे या फिर हम अधिक हैं तो हमारा डोमिनेंस हो, इसके लिए वो कदम लगातार उठाने लगते हैं। और उन सभी कदम में आपके जैसे कि जो सिंहाला लोग थे, सिंहाला लोगों ने कुछ कदम उठाया। और सिंहाला ने पहला कदम क्या उठाया कि जब गवर्नमेंट बनती है तो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें कि सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सिंहाला क्या रहेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इसके बाद चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे यूनिवर्सिटी पोजीशन हो, या जो भी चीजों में उन सभी में उनको फेवर किया जाने लगा और लगातार तमिल को डिसरिगार्ड किया जाने लगा। ये तमाम चीजें हो रही थी। और किसी भी चीज में अगर दो कम्युनिटी किसी देश में है और एक कम्युनिटी के साथ लगातार पावर को अनबायस क्या बोल सकते हैं, बायस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं और एक के साथ बिल्कुल मतलब अनबायस अपना रवैया नहीं रखते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उस कम्युनिटी के बीच में रिसेंटमेंट आ जाएगा, असंतोष आ जाएगा उस दूसरी कम्युनिटी के बीच कम्युनिटी के लिए। तो इसी वजह से फीलिंग ऑफ एलिनेशन जो है तमिल, जो श्रीलंकन तमिल थे उनके बीच में आता है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या रिस्पांस किया? तो उन्होंने लगातार वो अपने डिमांड करने लगे कि हमारी लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो, ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दो। अगर दिक्कत है हमको साथ में रखने के लिए तो हमें तमिल एलम दे दो। एक अलग जो है नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में हमको उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में हमारा एक अलग राष्ट्र डिक्लेयर कर दो, हम अपना वहां रह लेंगे, अपनी पूरी व्यवस्था रह लेंगे। जब इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया तो दोनों कम्युनिटी के बीच में यानी श्रीलंकन तमिल्स और श्रीलंकन जो है सिंहाला, इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और ये डिस्प्यूट इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है कि दोनों के बीच में सिविल वार, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते सिविल वार में पूरी व्यवस्था क्रिएट हो जाती है। अर्थात हमने देखा कि अगर पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट सही से न हो किसी देश में, तो उन देश में रहने वाले जो नागरिक हैं या जो कम्युनिटी हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, उनके बीच में भी डिसरिगार्डिंग होगा, या एक कम्युनिटी को ज़्यादा पावर मिलेगी, एक को कम मिलेगी। अगर इस प्रकार से आप अरेंजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो कंफर्म है कि दोनों के बीच में विवाद होना है। यही कंडीशन हमको श्रीलंका के केस में देखने को मिलती है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको सिविल वार देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम देखने वाले हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया। हमने देखा श्रीलंका ने अपने डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कदम उठाया और उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक इसी प्रकार से हम अगले दिन नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कदम उठाया और उसका क्या रिजल्ट आया। तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।